दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 12th हिंदी के एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि प्रश्न संख्या 6 के अंतर्गत आपका बोर्ड एग्जाम के पेपर में पूछा जाता है, कहानी। तो आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप लोग कहानियों का सारांश कैसे लिख सकते हो। आज के इस वीडियो में आपकी 4 कहानियां हैं जो कि आपका इससे बाहर बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। तो पहले हम लोग बात करेंगे पंचलाइट कहानी के बारे में, फिर हम लोग देखेंगे बहादुर कहानी को, और फिर आपका लाठी कहानी, और चौथा आपका रहेगा ध्रुव यात्रा कहानी। तो ये टोटल हमारी 4 कहानियां हैं और चारों को आपको तैयार कर लेना है। बहुत ही आसान सा तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, एकदम ट्रिक से आप लोग 5 नंबर अपना तैयार कर सकते हो और इनमें से किसी भी कहानी का सारांश आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, आप लोग आराम से लिख सकते हो। तो सबसे पहले यहां पर हमारे पास है पंचलाइट कहानी, और शुरू करते हैं हम लोग कैसे लिखेंगे। तो इस तरीके से देखो, आपका 6वें नंबर में आता है। तो पहले आप ऊपर डाल दोगे प्रश्नोत्तर संख्या 6 और 80 शब्दों में आपको कहानी को लिख करके पूरा समाप्त करना होता है, ठीक है। तो आप लोग देखो यहाँ पर पंचलाइट कहानी का सारांश हेडिंग डाल देना ब्लैक पेन से, फिर उसके बाद लिखना स्टार्ट करना। आपको ये बताना है कि भाई ये कहानी किसके द्वारा पहले लिखी गई है, यानी इसके लेखक कौन है। तो इस तरीके से लिखोगे पंचलाइट रेणु जी की आंचलिक कहानी यानी फणीश्वर नाथ रेणु जी के द्वारा ये लिखी गई है। तो पंचलाइट रेणु जी द्वारा लिखित या रेणु जी की आंचलिक कहानी है, और इस कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव की परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। महतो टोली में अशिक्षित लोग, यानी कि जो पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं थे, है ना। महतो टोली एक मतलब गांव की एक टोली का नाम था। अशिक्षित लोग हैं, उन्होंने रामनवमी के मेले में पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे वो पंचलाइट कहकर कहते थे या पुकारते थे, जैसे कि लाल ट्रेन बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर स्टोरी को समझते जाना, रटना नहीं है, जैसे मैं बताता जाऊँ सुन करके आपको बस उस तरीके से लिख देना है स्टोरी, जैसे आपको वहाँ पर बोर्ड एग्जाम में याद रहेगी तो उसी को लिख देना। अब इसके बाद देखो, यहाँ से जब उन्होंने खरीद लिया, अब प्रॉब्लम ये आई उनके पास, मेले में गए और वहाँ से पंचलाइट यानी पेट्रोमैक्स को खरीदा, वो पेट्रोमैक्स यहाँ पर बोलते हैं ना। पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक औरतें यानी कि जितने भी लोग थे सभी इकट्ठे हो जाते हैं। सरदार जो उनका उस टोली का मेन मतलब मुखिया था, सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है, यानी कि कहता है कि शुभ कार्य को करने से पहले उसकी पूजा पाठ का प्रबंध कर लें, है ना। और सभी उत्साहित हैं, परंतु समस्या यह उठती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन। ये सीधे साधे लोग पेट्रोमैक्स को जलाना भी नहीं जानते थे, और इस टोली में गोधन नाम का एक युवक था जो कि पंचलाइट को जलाना जानता था, लेकिन उसको समाज से निकाल दिया गया था या टोली से बहिष्कृत कर दिया गया था, क्योंकि वो थोड़ा सा बुरे आचरण करता था। और आप यहाँ पर इसको थोड़ा सा अच्छे से इसी प्रकार से लिख देना, जैसे यहाँ पर पूरा बताया गया कि इस टोली में गोधन नाम का एक युवक था। वह गांव की मुन्नरी नामक एक युवती से प्रेम करता था। मुन्नरी की मां ने पंचों से शिकायत की थी और इस लिए जो है गोधन को वहाँ से निकाल दिया गया था, है ना, कि उसके घर के सामने से सिनेमा के गाने गाता हुआ निकलता है। तो फिल्मी गाने, सिनेमा मतलब फिल्मी गाने, इस तरीके से आपको ये लिखना है। फिर इसके बाद एक पेज में समाप्त और नेक्स्ट पेज पे आना है, तो इतना और लिखना पड़ेगा। इस कारण पंचों ने उसे बिरादरी से निकाल रखा है और मुन्नरी को पता है कि गोधन पंचलाइट जला सकता है। वह चतुराई से यह बात पंचों तक पहुंचा देती है और पंच गोधन की को बिरादरी में ले लेते हैं और वह पंचलाइट को जला देता है। पंच खुश होकर कहते हैं कि तुम्हारा साथ खुनमा। पंचलाइट की रोशनी में सभी लोग कीर्तन भजन करते हैं तथा उत्सव मनाते हैं। और इसके बाद लास्ट में ये लाइन जरूर लिखना, आपको कहानी में मतलब एग्जामिनर जो होता है वो लास्ट में और शुरू में ज़्यादा देखते हैं कि आपने शुरुआत कैसे की है, अंत कैसे किया है। तो जैसे यहाँ पर है, कहानी का कथानक सजीव है, सीधे साधे अनपढ़ लोगों की संवेदनाओं को वाणी देने में रेणु जी समर्थ रहे हैं। इस कहानी में आंचलिक जीवन की सजीव झांकी प्रस्तुत की गई है। ये हो गई हमारी पंचलाइट कहानी, ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे कहूँ कि ये आपके बोर्ड एग्जाम में 90% चांस है पूछे जाने के, तो हाँ है, क्योंकि पंचलाइट और बहादुर ये 2 कहानियाँ ज़्यादा आती हैं। बाई चांस आपकी लाठी कहानी भी अथवा में रहती है और ध्रुव यात्रा भी रहती है, तो हम लोग इनको सभी को देखें। चलिए बहादुर कहानी को देखते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से हमारे पास एक और है बहादुर कहानी का सारांश, या आपको उद्देश्य शीर्षक कुछ भी पूछेगा तो फिर आपको इस तरीके से लिखना। पहले सारांश में थोड़ा सा जान लीजिए। देखो, ये अमरकांत जी के द्वारा लिखी गई है, ठीक है, तो आपको लेखकों के नाम इनके पता होने चाहिए। अमरकांत द्वारा रचित बहादुर कहानी एक मध्यम वर्गीय परिवार की समस्या को लेकर चली है और इसमें एक बेसहारा पहाड़ी लड़के की मार्मिक कथा वर्णित है। यानी 12 से 13 वर्ष का एक बालक था जिसका नाम बहादुर था, है ना। अब देखो इसका शीर्षक कैसे लिखना है।
कहानी का शीर्षक संक्षिप्त, सारगर्भित तथा उपयुक्त है। यह इस कहानी के प्रमुख पात्र बहादुर के नाम पर आधारित है। इसे पढ़कर पाठक को यानी पढ़ने वाले को मन में बहादुर के बारे में जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। यहाँ बहादुर वीरता का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक बालक है। इसके बाद यहाँ पर इस कहानी का कथानक देखिए, बहादुर कहानी का कथानक। तो प्रस्तुत कहानी का कथानक अति संक्षिप्त तथा कौतूहलपूर्ण है। यह 12 से 13 वर्ष के एक पहाड़ी बालक बहादुर की दयनीय दशा को प्रकट करता है, क्योंकि वह अपनी माँ से, तो इस तरीके से आपको पूरा यहाँ पर समझा देना है स्टोरी को। फिर इसके बाद पात्र तथा चरित्र चित्रण। कहानी में पात्रों की संख्या सीमित है। इसमें केवल 4 पात्र हैं, जिसमें से बहादुर, निर्मला, और जिसके घर में बहादुर नौकरी करता था, निर्मला है ना, और उसका पति और उसका पुत्र किशोर, किसका, निर्मला का पुत्र। ये सभी मध्यम वर्ग के प्रतिनिधि हैं। बहादुर इसका सर्वप्रमुख क्या है, पात्र है। तो इस तरीके से पात्र तथा चरित्र चित्रण आप बता सकते हो। फिर इसके बाद आएगा कहानी का उद्देश्य। कहानी का उद्देश्य अगर पूछता है तो इसको लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इसके बिना नंबर कट जाते हैं। यानी 5 नंबर का जैसे आता है तो वहां पर आपका 1 या 2 नंबर कट जाएगा अगर इसको नहीं लिखोगे। तो यहां पर देखिए, कहानी निम्न मध्यम वर्गीय समाज के मनोविज्ञान का वास्तविक चित्र अंकित करती है। आधुनिक समाज झूठे प्रदर्शन और शान शौकत में विश्वास करता है, वह बनावटी जिंदगी जीना पसंद करता है। कहानीकार ने निम्न वर्ग के प्रति सहानुभूति रखते हुए मध्यम वर्ग के लोगों की स्थिति की वास्तविकता से समझा है, वास्तविकता को समझा है। तो एक पेज ये पूरी कहानी देखो यहाँ पर हो गया। हमने कथानक लिखा, पात्र का चरित्र चित्रण दिया, उद्देश्य दिया। ये सारांश आप लोग इस तरीके से हेडिंग बाय हेडिंग भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। और एक हमने यहाँ पर 2 हेडिंग यहाँ पर बनाई। तो इस तरीके से 80 शब्दों में लिखना है, और यहाँ पर हमने 80 से ज़्यादा ही लिखे हैं। और इतना करोगे तो भाई 5 में पूरा 5 नंबर आपको मिलेगा। इसके बाद आपका चौथा कहानी मैंने बताया था पंचलाइट बहादुर के बाद आपका लाठी कहानी। ठीक है, तो चलिए लाठी कहानी को भी देख लेते हैं। इसका उद्देश्य, सारांश कैसे लिखोगे। तो इस तरीके से यहाँ पर प्रश्न संख्या 6 के अंतर्गत है, लाठी सुप्रसिद्ध महिला कथाकार शिवानी जी के द्वारा लिखी गई। देखो, जो कहानी जिसकी है उस लेखक का नाम जरूर लिखना शुरू में, ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है आपके नंबरों को। तो शिवानी की एक घटना प्रधान कहानी है। इसमें लेखिका ने समाज की असंवेदनशीलता को अत्यंत सहज रूप से चित्रित किया है। मध्यम वर्गीय समाज में पति के बिना अकेली रहने वाली पत्नी के जीवन की त्रासदी को दिखाना ही इस कहानी का प्रमुख उद्देश्य है। तो कुछ इस तरीके से उद्देश्य हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ से थोड़ा सा सारांश है। कैसे, लेखिका ने इस यथार्थ का परत दर परत उद्घाटन किया है कि वर्तमान समाज में महिलाएं भी आपस में शोषण में लगी हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण पति की अनुपस्थिति में बानों की सास और नंदे हैं, जो अपने व्यंग वाणी से बानों के हृदय को बेधने में कोई कसर नहीं छोड़ती हैं। बहू के साथ जानवरों जैसे क्रूर व्यवहार मानवीय दृष्टिकोण से नितांत अनुचित है, और इस रूढ़िगत मानसिकता को बदलना ही इस कहानी का क्या है, प्रमुख उद्देश्य है। तो इस तरीके से आपको ये लाठी कहानी लिखनी है 1 पेज में, ठीक है ना। और आपको और इससे अगर ज़्यादा आता है तो आप उसको भी थोड़ा सा कर सकते हो, है ना। तो ये आपको इस तरीके से हो गई लाठी कहानी। उसके बाद आपको एक कहानी लिखनी है ध्रुव यात्रा, और मैंने चारों कहानियां यहाँ पर इसलिए बताई हैं ताकि आपको ये डाउट ना रहे। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि भैया कैसे लिखे, कितने पेज में लिखना है आखिरकार कहानी को, और मतलब कि कितना लिखने पर पूरा नंबर मिलेगा। और फिर ये भी डाउट आ रहा था कि भैया सारांश कैसे लिखेंगे, उद्देश्य कैसे लिखेंगे। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। चलो, ध्रुव यात्रा कहानी के बारे में यहाँ पर इसमें भी अगर इसका आएगा तो आप ऊपर इस तरीके से प्रश्नोत्तर संख्या 6 डालोगे। आलोच्य कहानी ध्रुव यात्रा का मूल उद्देश्य प्रेम की पवित्रता और पराकाष्ठा की विवेचना एवं वचन पालन के महत्व को प्रतिष्ठित करना है। कहानीकार के अनुसार वैयक्तिक सुखों की अपेक्षा सार्वभौमिक और अलौकिक उपलब्धि श्रेयस्कर है। निष्कर्ष रूप में यही कहा जा सकता है कि ध्रुव यात्रा कहानी तत्वों की दृष्टि से एक सफल मनोवैज्ञानिक कहानी है। कहानी के कथानक में प्रेम में निहित त्याग और समर्पण के अंतर्द्वंद्वों की बड़ी कुशलता से व्यक्त किया गया है। यद्यपि कहानी का कथानक स्पष्ट, चुटीला और मार्मिक है, किंतु पात्रों के अंतर्द्वंद्वों की अभिव्यक्ति के कारण कुछ उलझ सा गया है। और कहानी का कथानक का आरंभ बड़ा तेजी से हुआ है, या बड़ी तेजी से हुआ है, और मगर आगे चल करके उसकी गति हो गई है धीमी, या धीमी पड़ गई है। तो कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ पर ध्रुव यात्रा कहानी, इसके अलावा जो आपका पंचलाइट कहानी है, ठीक है, पंचलाइट कहानी 2 कहानियां हो गई।
तीसरी आपकी यहाँ पर आती है भाई लाठी कहानी, है ना, जो कि मैंने पूरा बता दिया। और इसके बाद चौथा कहानी आपका आता है भैया बहादुर कहानी, जो कि आपको पूरा मैंने समझाया कि कैसे आपको ये चारों कहानियां लिखनी है। और अगर आज के इस वीडियो में बताए गए आप लोग लिख सकते हो यहाँ पर 80 शब्दों में। देखो वैसे कहता है कि 80 आपको शब्द में ये कहानी को, इनमें से किसी भी कहानी अगर आएगी तो आपको लिखना है। वैसे आपका ज्यादातर 90% चांस है बहादुर और पंचलाइट के, बाकी बीच बीच में इनको अथवा में भी दे देता है, तो उसके लिए मैंने आपको चारों बता दिया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताना, और चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना नेक्स्ट वीडियो के लिए। नेक्स्ट टॉपिक आपको और ज्यादा इंपॉर्टेंट इसी तरीके से मैं बताने वाला हूं कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।